नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के बिग न्यूज़ में चर्चा करने वाले हैं केदारनाथ टेम्पल के ऊपर। आपको ध्यान में रखना है कि मंगलवार की सुबह एक न्यूज़ आया जिसमें यह कहा गया कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लो विजिबिलिटी के कारण एक पहाड़ी से टकरा जाने के कारण एक हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पर जिन 7 लोगों की मौत हुई है वह केदारनाथ तीर्थ यात्री थे। तो हर साल आपको इस तरह के न्यूज़ सुनने को मिलेंगे, क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वह इस तरह का है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खराब मौसम की वजह से और दुर्घटनाओं की वजह से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम केदारनाथ मंदिर के जियोग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और यह उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय रेंज में स्थित है। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो मंदिर है वह मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। तो यहाँ पर इसके जियोग्राफिकल लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में जो गढ़वाल हिमालय रेंज है वहां पर यह मंदिर स्थित है और इसके बगल में मंदाकिनी नदी बहती है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि केदारनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है उसका अभिन्न अंग है। और इसके अलावा चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ शामिल हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो केदारनाथ मंदिर है उसके पीछे से आपको केदारनाथ शिखर दिखाई पड़ता है जिसकी ऊंचाई लगभग 6,940 मीटर है। तो इसके जियोग्राफिकल लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि केदारनाथ मंदिर के इतिहास के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। अगर हम इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने उस स्थान पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जहां पर पांडवों के द्वारा एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था और ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया था उसी का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया। तो इसको लेकर के बहुत सारी पौराणिक कथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको यह ध्यान में रखना है कि केदारनाथ मंदिर को कार्तिक के पहले दिन यानी कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है जिसे कार्तिक का महीना कहा जाता है उसके पहले दिन बंद कर दिया जाता है और फिर हर साल बैसाख के महीने में यानी कि अप्रैल मई के महीने में इसे फिर से खोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सर्दियों के दौरान इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और सर्दियों के मौसम में बाबा केदारनाथ को उखीमत नामक गांव में लाया जाता है जहां पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में इनकी पूजा की जाती है। यानी कि जब बाबा केदारनाथ को कार्तिक के महीने में उखीमत गांव में लाया जाता है तो वहां पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद बहुत ही धूमधाम और अनुष्ठानों के बीच फिर से बाबा केदारनाथ को गर्मियों के समय में यानी कि बैसाख के समय में मंदिर में वापस ले जाया जाता है। और जिस पालकी में बाबा केदारनाथ की मूर्ति रखी होती है वापस लौटते समय उस पालकी को उत्सव डोली के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि केदारनाथ धाम के अलावा जो अन्य स्थान वहां पर प्रमुख हैं आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि केदारनाथ धाम के अलावा भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वहां पर, जैसे गौरीकुंड, चोलबारी ताल, भैरव मंदिर और वासुकी ताल, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चार धाम यात्रा होती है जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जरूर भाग लेते हैं। लेकिन जो चार धाम है इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु
इस दौरान हो जाती है। और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा 4 धाम परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ये जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं उनमें कनेक्टिविटी को सुधार करना है, जिसके कारण इन केंद्रों की यात्रा सुरक्षित, तेज और अधिक सुविधाजनक हो सके। आपको ध्यान में रखना है कि हम जिस 4 धाम की बात कर रहे हैं उसमें उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री हैं, और इसके अलावा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ हैं। लेकिन अगर आप इनकी ऊंचाई देखोगे तो अगर हम केदारनाथ की बात करें तो यह लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि इन 4 धामों में सबसे ऊंचा है। वहीं जो गंगोत्री है वह 10,200 फीट की ऊंचाई पर है, और इतनी ऊंचाई में स्थित होने के कारण वहां पर मौसम में बहुत ही तेजी से बदलाव होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण जो लोग इन तीर्थों की यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने ये जो 4 धाम परियोजना की शुरुआत की है, इसका विरोध भी बहुत सारे पर्यावरणविदों के द्वारा किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार ने इन चारों जो धाम हैं उनमें सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया है, कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोगों की भारी संख्या यहाँ पर पहुँचती है उसके कारण जो उस एरिया का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केदारनाथ में ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि प्राकृतिक घटनाएं हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर विकास किया जा रहा है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि ये जो 4 धाम हैं और खुद केदारनाथ इतनी ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर मौसम का बदलाव बहुत ही तेजी से होता है। अगर हम तीर्थ यात्रियों की बात करें तो लगातार इस एरिया में तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। आपको ध्यान में रखना है कि 2019 में लगभग 38 लाख लोगों ने जो है केदारनाथ की यात्रा की, जिसमें से 90 से अधिक तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। उसी तरीके से 2017 में, 2018 में क्रमशः 112 और 102 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई थी। और इस साल की अगर हम बात करें तो जब से यात्रा की शुरुआत हुई है तब से 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने इन चारों धामों के दर्शन किए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि केदारनाथ मंदिर के बगल में मंदाकिनी नदी बहती है, तो यहाँ पर मंदाकिनी रिवर के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और इसके बाद यह नदी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्रों के बीच बहती है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी सोनगंगा नदी में मिल जाती है, और अंत में यह अलकनंदा से जाकर के मिलती है। आपको ध्यान में रखना है कि जिस एरिया से होकर के मंदाकिनी नदी बहती है उस एरिया में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जिसके कारण बरसात के मौसम में मंदाकिनी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस एरिया में जो भारी बारिश होता है उसके कारण 2013 में जो चोलाबारी झील थी वह ढह गई थी, जिसके कारण पूरा का पूरा जो केदारनाथ था वह बाढ़ की चपेट में आ गया था। आप सभी जानते हैं कि इसके कारण आसपास के सारे गांव जो है डूब गए थे और हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। यहां पर अगर हम इस एरिया के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि यह जो क्षेत्र है वह बार बार जो है ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुआ है। यहां पर अगर हम 1893 की बात करें या फिर 1968 की बात करें, 1970 की बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र इस तरह के बाढ़ की चपेट में पहले भी आया है। यानी कि यहां पर आए दिन प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। चूंकि लाखों की संख्या में लोग इन 4 धामों की यात्रा में आते हैं, केदारनाथ की यात्रा में आते हैं, इसके कारण यहां पर पहाड़ों के पेड़ों को काटा गया, वहां पर नए निर्माण किए गए, जिसके कारण ऐसी आपदाएं और तेजी से बढ़ रही हैं। तो केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई जो हिस्टोरिकल बातें हैं और जो अन्य प्रमुख बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, चाहे वह मंदाकिनी नदी के बारे में हो या फिर जो 4 धाम परियोजना के बारे में है, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बिग न्यूज पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बिग न्यूज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।